कि राजभवन मढ़ावा का इतिहास क्या है, कैसे इसकी ख्याति है। जी, हम लोग असल में शुरू से ही मेरे बाबा, मेरे पिता और मैं हमेशा सेवा करता आया हूँ। देखा जाएगा। आप तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे हैं। जी, हो सकता है अगर मान लीजिए कि प्रमोद तिवारी जी ने ये कहा कि हमारा प्रत्याशी विश्वनाथगंज जा रहा है, आप होल्ड करिए, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना है। मैं क्षत्रिय राजपूत हूँ, पीठ नहीं दिखाऊंगा। मैदान में आ गया हूँ तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर कर्म पे जो हमारी सम्मानित पार्टियां हैं, अगर वो कर्म पे विश्वास रखती हैं तो मुझे टिकट दें। मैंने एक जगह भी लोग बोल जाते हैं कि 247 प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ने आए हैं, ये करने आए हैं, वो करने आए हैं, लेकिन मैंने एक भी स्कूल में मैंने इतने बैग बांटे हैं, कहीं भी मैंने अपना ना पंपलेट, ना पोस्टर, ना कोच, ना कुछ, मैंने कहीं भी नहीं उसको सम्मिलित किया है। इसलिए मैं बोलने लायक हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं कि वो खुद नशा करते हैं और दूसरे को बताते हैं कि मत करो। बिल्कुल। तो वो पूछ लेगा बच्चा आपसे कि आप तो खुद करते हो। जीतलाल पटेल विधायक विश्वनाथगंज। जीतलाल पटेल के बारे में बहुत कुछ मैं नहीं कहना चाहता हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो बन गए हैं विधायक और उसको वो भी अपने काम को निभाए हो बस। नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ में और हमारी मौजूदगी इस समय बेसिकली लालगंज और रानीगंज कैथाला के मध्य में स्थित मढ़ावा राजभवन में है और हमारे साथ मौजूद हैं मढ़ावा राजभवन के राजा राणा सूबेदार सिंह चौहान जी। जैसा कि तमाम बातें होती हैं, तमाम चीज़ें लगातार निकल कर आती हैं राजभवन मढ़ावा को लेकर के, आज उसी को जानने हम राजभवन मढ़ावा में आए हैं और राजा साहब की जिस तरीके से ख्याति है एक जनता के सेवक के रूप में, पर बदलते समय के साथ जब राजभवन लोकतांत्रिक परिवेश में को अपनाते हुए जनता की सेवा के लिए अब चुनावी मैदान में उतरने लगे हैं, ऐसे में राजभवन मढ़ावा के राजा राणा सूबेदार सिंह जी भी अब चुनावी मैदान में उतरने को बेकरार हैं और अपना कदम बढ़ा रहे हैं। तो उनसे चर्चा करेंगे, व्यापक चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि क्या है उनकी विचारधारा और किस विचारधारा के साथ वो जनता के बीच जा रहे हैं। तो सर, स्वागत है आपका सुलभ भारत में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे राजभवन मढ़ावा में आए, बहुत स्वागत आपका। और मैं तो लगातार 3 वर्षों से, जब से सन 22 का चुनाव हुआ है विधायक वाला, तब से मैं लगातार क्षेत्र में चल रहा हूँ, विश्वनाथगंज क्षेत्र में, और वहाँ पर काफ़ी मैंने दौड़ा किया। लगभग इस छोर से किठावर और बोझवा से लेकर के उधर पलान गुडरू तक लेकर के रामफल किनारी तक, जहाँ तक क्षेत्र लगता है वहाँ तक का मैंने दौड़ा किया और पूरा देखा मैंने क्षेत्र को। इतने विधायक आए, इतने लोग आए, लेकिन किसी प्रकार का विकास, लोग, मैं प्रत्याशी हूँ, मुझे रोक करके लोग खड़े हो जाते हैं कि भैया देखिए सड़कें नहीं है, नाली नहीं है, खड़ंजा नहीं है, कहीं कहीं तो ऐसा है कि रास्ता ही नहीं है जी। अभी एक गांव में गया था, कौन सा गांव था वो गांव में मैं गया था तो उस गांव में रास्ता ही नहीं। मैंने लोग रास्ता पैदल ऐसे दौलतपुर में गया, मतलब रास्ता ही नहीं है, चक्रोड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ऐसी जगहें भी पड़ी हैं जहाँ के रास्ते ही नहीं। कई स्कूलों में गया जहाँ रास्ता ही नहीं। तो ऐसी स्थिति है विधानसभा की। तो हम लोग जैसा कोई कर्मठी व्यक्ति, कोई संघर्षशील व्यक्ति जो संघर्ष कर सके, लड़ करके ला सके सरकार से कुछ भी और अपने क्षेत्र को आच्छादित कर सके, तो ऐसा हम लोग लगे हुए हैं। बराबर मैं 3 साल से चल रहा हूँ। राजा साहब, राजभवन मढ़ावा ये चूंकि नेशनल हाईवे के बिल्कुल समीप, बिल्कुल बगल स्थित है और जब यहाँ से राहगीर गुजरते हैं, पूरे जनपद के लोग या जनपद के बाहर के लोग भी जो, और जब इस राजभवन को देखते हैं तो उनके मन में बड़ी जिज्ञासा उठती है कि इस राजभवन का इतिहास क्या है, ये राजभवन किसका है। तो हम चाहेंगे कि आप इस पर थोड़ा विस्तार से हमको बताइए, हमारी जनता को बताइए कि राजभवन मढ़ावा का इतिहास क्या है, कैसे इसकी ख्याति है। जी, हम लोग असल में शुरू से ही, मेरे बाबा, मेरे पिता और मैं हमेशा सेवा करता आया हूँ शुरुआती दौर से। तो आज इस लोकतंत्र का जो भी राजा है, जो सेवा करता है वही राजा है। जो सेवा नहीं करेगा
अपने तक ही सीमित रह जाएगा, वो क्या कर पाएगा। बिल्कुल। तो सेवा को ही हम लोग अपना परम लक्ष्य मानते हैं, और अगर आप सेवा करेंगे तो आपका निश्चित ही नाम यश कीर्ति जो होना है वो होगा। बिल्कुल। तो हम लोग निरंतर, जैसे तमाम चीजें होती है, गरीब लोग आ गए, शादी है तो जो हो सकता है कर दिया जाता है, और किसी को कोई ज़रूरत है उसको मदद किया जाता है, कोई बीमार है उसकी दवा कराई जाती है, किसी को कहीं कोई थाना तहसील कचहरी परेशान कर रहा है उसकी सेवा किया जाता है। जैसे कुछ लोग हॉस्पिटल गए हुए हैं, मैंने फ़ोन किया, ट्रांसफार्मर कहीं का खराब हो गया, मैंने फ़ोन किया, उनको मिला, दिलवाया। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत प्रकार की सेवा है, उस सेवा को कहा नहीं जा सकता है कि कितना प्रकार की सेवा है। कोरोना में बहुत सारे लोगों को भोजन कराना यही रोक करके लोग भूखे प्यासे आ जा रहे थे। लोगों को किराया देना, बहुत लोग तो उतर के भैया मेरे पास किराया नहीं मैं कैसे जाऊं, तो उन लोगों को करना और भोजन कराना। जैसे अभी जेठ में बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे तो करते रहते हैं हम लोग, बहुत सारे स्कूलों में सहयोग करना। जैसे अभी मैं पूरे इस विश्वनाथगंज में बैग वितरण का कार्य हमने किया। अच्छा। बहुत सारे स्कूलों में, सैकड़ों स्कूलों में हम लोग जा जा करके, तब मुझे गांव-गांव की सड़कें पता चली कि किस स्थिति में सड़कें हैं। भाई हर गांव में एक स्कूल होता है, तो मुझे जाना है तो सड़कों को हम देखेंगे, नालियों को देखेंगे, खड़ंजों को देखें, कितने पुलिया पुल टूट, मतलब बहुत सारा ऐसे मुझे जो दिखाई पड़ा, उससे मेरा और भी हौसला बढ़ा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो इतना काम मुझे करना पड़ेगा, करूँगा। अगर ईश्वर मौका देता है और जनता मुझे प्रेम देती है तो निश्चित ही मैं जो छूटा हुआ विकास है, जो टूटा फूटा मामला है, उसको मैं सही करने का प्रयास करूँगा और हर व्यक्ति को संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा कि हर व्यक्ति हमसे खुश रहे, संतुष्ट रहे। जैसा कि आपने बताया कि पिछले 3 सालों से, यानी 2022 से लेकर आप लगातार विस्मादगंज में टहल रहे हैं, विस्मादगंज में बने हुए हैं। आगे देखा जाए तो लगभग 1 से 1.5 साल का समय शेष रह गया है विधानसभा चुनाव में। ऐसे में कुछ जल्दी नहीं हो गई, जल्दी आप क्षेत्र में नहीं उतर गए? क्योंकि देखा जा रहा है कि अभी तो किसी प्रत्याशी का कोई अता पता नहीं है। नहीं, वो प्रत्याशियों का पता भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा परिवार सेवा किया हुआ है, ठीक है। अब उस सेवा को लोग किस नजरिए से देखते हैं वो उनका नजरिया है, लेकिन मेरा जब सेवा का भाव है तो अगर मैं पहले से नहीं जाऊंगा, 5 साल पहले से मैं नहीं उतरूंगा, तो मुझे कौन जानेगा मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, या मैं क्षेत्र का सर्वे या क्षेत्र में दौड़ा कैसे कर पाऊंगा। क्या 2 महीने में संभव है कि मैं सारी सड़कें, सारा रोड, सारा सब कुछ देख लूं, लोगों को जान पहचान लूं? 5 साल भी कम होगा लोगों को जानने पहचानने के लिए। ये बड़ा दुर्लभ है राजा साहब, क्योंकि अमूमन ये होता है कि लोग आते हैं, टिकट लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। आपने बिल्कुल अलग रास्ता इख्तियार किया है। जो टिकट लेते हैं उन्हें लखनऊ जाना रहता है, ठीक, वो टिकट लेंगे, कैसे लेंगे, धन से लेंगे, बल से लेंगे, समझा के लेंगे, कैसे लेंगे, वो टिकट किसी न किसी तरह से टिकट लेंगे और क्षेत्र में आ जाएंगे, और हार गए तो चले जाएंगे लखनऊ, और जीत गए तो लखनऊ चले जाएंगे। मुझे कहीं लखनऊ नहीं जाना है, जब लखनऊ से बुलावा होगा तभी लखनऊ जाना है, अगर मैं बन गया तो, अन्यथा मुझे क्षेत्र में ही रहना है, लोगों के दुख दर्द को देखना है, जानना है और लोगों की सेवा करना है। तो मेरा दूसरा रवैया है, तो मेरा दूसरा मोटिव है, मेरा सेवा करने का मोटिव है, काम करने का मोटिव है, ऊर्जा भरी हुई है काम करने के लिए। मौका चाहिए और मौका मिलेगा तो आप लोग आए हैं आज, और कल को निश्चित आप आएंगे, बताएंगे कि नहीं बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं और लोग आपसे संतुष्ट हैं। मेरी संतुष्टि तभी होगी जब जनता ये कह दे कि नहीं नहीं अब की बार हम वोट दे करके संतुष्ट हैं, हमको अच्छे विधायक मिल गए हैं, तभी मेरी संतुष्टि है, अन्यथा मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। राणा साहब, होता क्या है कि लोग जब चुनाव में उतरना चाहते हैं या चुनावी राजनीति में आना चाहते हैं तो पहले अपनी विचारधारा के अनुरूप कोई राजनीतिक दल चुनते हैं, फिर उस विचारधारा को लेकर के क्षेत्र में आते हैं। आपने डायरेक्ट क्षेत्र में जाना चुना, क्या कोई विचारधारा या राजनीतिक दल से कभी कोई संपर्क या कभी जुड़ने की कोशिश किया? हम शुरू से माननीय प्रमोद तिवारी जी पहले विधायक थे, हम लोग जब 20 साल के हुए तो उनके साथ लगातार हम
2010 तक जुड़े रहे, आज भी जुड़ा हूँ। अभी जब से क्षेत्र में आना जाना हुआ तो थोड़ा सा हमारा कम हुआ, लेकिन परिवार की तरह हमारा संबंध है और वो हमेशा रहेगा। जो पारिवारिक सदस्य होता है या हम लोग पारिवारिक सदस्य हैं, खुद नेताजी कहते हैं कि ये लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो एक इस विधानसभा में सारे लोग परिवार जैसे हैं, ठीक है। तो हम लोग उनके साथ थे, आज भी हैं और भविष्य में जैसा दिशा निर्देश मिलेगा वैसा काम करेंगे। और जो हमारी विचारधारा है कि जैसे उन्होंने यहाँ रामपुर खास को सजाया है, विकास किया है, उसका कहीं ना कहीं हम अनुसरण करने का प्रयास करेंगे विश्वनाथगंज विधानसभा में, और पूरी विधानसभा का बहुत अच्छी तरीके से हम सजाने का काम करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ छूट गया वहां छूट गया। मैं खुद जब चलता रहूंगा पूरी विधानसभा में तो मुझे दिखता रहेगा। और ये टिकट वाले टिकट के भरोसे हैं। और मैं, तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो मैं कर्म पर विश्वास रखता हूँ, मैं कर्म को लेकर चला हूँ, कर्म करने चला हूँ, तो कर्म सबसे बड़ा है, उसी कर्म को मान करके मैं चला हूँ। और जैसा दिशा निर्देश होगा, मुझे मेरी काबिलियत को, मेरे इस दौड़े को, मेरे इस मेहनत को, मेरे इस संघर्ष को अगर कोई पार्टी अपने नजरिए से देखती है, दृष्टिगत अगर वो टिकट देती है तो बहुत अच्छी बात है। और प्रयास तो उन्हीं लोगों को चलेगा जिनका कुछ उनके पास मोटा मामला है। समझ रहे हैं आप सारी चीजें। तो हम तो कर्म पे विश्वास रख रहे हैं। अगर कर्म पे जो हमारी सम्मानित अदर पार्टियां हैं, अगर वो कर्म पे विश्वास रखती हैं तो मुझे टिकट दें, उनको देना चाहिए कि कौन क्षेत्र में दौड़ रहा है। और उन्हें अगर किसी दूसरी व्यवस्था से देना है तो उनको दें। हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना है। मैं क्षत्रिय राजपूत हूँ, पीठ नहीं दिखाऊंगा। मैदान में आ गया हूँ तो मैं चुनाव लड़ूंगा। जैसा कि आपने कहा कि आदरणीय प्रमोद तिवारी, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी आपके अभिभावक के रूप में हैं जी, क्या कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आइए कांग्रेस का दामन थामिए और कांग्रेस के साथ मिलकर काम करिए? नहीं, कि आप विधानसभा क्षेत्र नेताजी हमारे बहुत ही उनकी गाइडलाइंस बुद्धिजीवी हैं और वो हमारे विचारों को देखते हुए भी, अपनी भावनाओं को समझते हुए भी हमसे कोई बात वो कहेंगे। और उनके प्रति हम लोगों का पूरा सम्मान है और उनकी बात का सम्मान है। जो भी जैसा होगा आगे भविष्य में जैसा बताएंगे उसे देखा जाएगा। आप तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे हैं जी। हो सकता है अगर मान लीजिए कि प्रमोद तिवारी जी ने ये कहा कि हमारा प्रत्याशी विश्वनाथगंज जा रहा है, आप होल्ड करिए, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? वो हमें इतना चाहते हैं, हमारा इतना गहरा संबंध है कि वो कहेंगे तो मुझे ही कहेंगे और किसी को नहीं कहेंगे। तो मेरा अपना विश्वास है। अच्छा जी। तो प्रमोद तिवारी जी से क्या कुछ गाइडलाइंस मिलती हैं कि कैसे जनता के बीच में जाया जाए या जनता को? उनके साथ ही रहा हूं मैं 90 से। आज कितने वर्ष हो गए आप जोड़िए खुद। बहुत साल हो गया, 25 साल ये हो गए, 10 साल हो, 35 साल उनके साथ रहा हूं। तो सारा चीज तो हमें पता है, सब कुछ। आपने वो गुण सीखे हैं? जी, अब गुण सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, सीखे नहीं है। वो बहुत गुणी है, वो बहुत ज्यादा, उनका बड़ा मामला है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। राणा साहब, आप एक राजा हैं, राज परिवार से आते हैं और आप चुनाव के लिए कॉन्टेस्ट करने को भी तैयार हैं, मैदान में हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक प्रतापगढ़ के आप आम नागरिक भी हैं जी। प्रतापगढ़ की डेमोग्राफी या प्रतापगढ़ की जब स्थिति को आप देखते हैं जी, डेटा आता है कि प्रतापगढ़ प्रदेश के सबसे पिछड़े जिले में है जी। प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे पीछे है जी। जब आप अपनी आंखों से प्रतापगढ़ की इस स्थिति को देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं और इसके पीछे का कारण आप किसको मानते हैं? अब चूंकि कारण इसको माना नहीं जा सकता है, यहाँ पर पहले तो संसाधन की व्यवस्था नहीं।
जैसे बड़े बड़े हाईवेज देखिए, आगरा एक्सप्रेस में, ये प्रयागराज, ये बड़े हब होते हैं, तो हमारा प्रतापगढ़ ये बीच में पड़ जाता है। इसके बगल कहीं कोई बड़ा हब नहीं, जैसे बिजनेस पॉइंट कोई होता है कि वहां बिजनेस चलते हैं, ठीक है। इधर चले जाइए मथुरा क्षेत्र में, आप जितना जितना जाएंगे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े, बड़ा मतलब बहुत बड़ा बड़ा मामला है। तो इधर पहली बात तो हमारे प्रतापगढ़ में जैसे लालगंज हमारा है, कई बार माननीय प्रमोद तिवारी जी ने प्रयास किया यहाँ रेलवे लाइन देने का, और बड़े हाईवे जो होते हैं जहाँ से कि बड़ी गाड़ियां निकलती हैं, तो ये कहीं ना कहीं है। और कोई मंत्री हमारे यहाँ से ऐसा नहीं हुआ केंद्रीय जो कि उतनी बड़ी योजना को लाके यहाँ दे सके। जो भी मंत्री हुए प्रदेश स्तर पे हुए, तो प्रदेश स्तर की योजनाएं आप जानते हैं कि जिस स्तर की हैं उस स्तर पे भी नहीं आ पाए यहाँ। जैसे हम लोग अगर होते हैं तो हम लोगों का पूरा मोटिव होगा कि कहीं ना कहीं से हम अपने क्षेत्र को कुछ रोजगार दे दें। ये बहुत बड़ा ये सोच मेरी होगी। अब मैं कर पाता हूं या सरकार करने देती है या देती है, क्या करती है तो सरकार को डिपेंड होता है। लेकिन जो मेरी सोच है वो पहली होगी कि कहीं ना कहीं से मैं छोटा सा ही 1500 का ही रोजगार कहीं मैं खड़ा कर पाऊं या ले आ पाऊं अपने प्रयास से, तो मेरा जीवन सार्थक होगा। राणा साहब, आपने प्रमुख मुख्य रूप से प्रतापगढ़ में रोजगार की बात की, और आपने ये भी कहा कि प्रतापगढ़ में कोई इंडस्ट्रियल हब नहीं है या उस टाइप से व्यवस्थाएं नहीं है। एक एटीएल फैक्ट्री प्रतापगढ़ में है जी, या हुआ करती थी, और उसको चुनावी मुद्दा हर चुनाव में बनाया जाता है। जब प्रधानमंत्री जी प्रतापगढ़ आते हैं तब भी वो एटीएल का नाम लेते हैं, जब मुख्यमंत्री जी प्रतापगढ़ आते हैं तब भी वो एटीएल का नाम लेते हैं। और लगातार सरकारों में प्रतापगढ़ से 2 या 3 कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं प्रदेश की सरकार में, उसके बावजूद भी एटीएल की साख को ताक पर रखा गया। इस दिशा में अगर आप देखते हैं तो क्या सोचते हैं? अब ये तो राजा दिनेश सिंह उस समय थे, तो उन्होंने एक प्रयास किया था, प्रताप ट्रैक्टर की उन्होंने फैक्ट्री लगवाई थी। अब वो इतने महान थे कि उन्होंने सोच करके कम से कम प्रतापगढ़ में एक फैक्ट्री या रोजगार देने का प्रयास किया। और उसके बाद लोग आए, सरकारें आई, उन्होंने उसको हटाया, बेचा, खरीदा, जो भी किया, लेकिन कुछ किया नहीं। तो जब तक एक सांसद होता है जिले का, तो सोच जब तक ये कुछ लाने की, करने की, मैं सांसद बन गया, मैं अपने आप को बचाने के लिए बन गया, मैं अपने सारी चीजों को सिक्योर करने के लिए बन गया, ठीक है। तो जब तक कोई कर्मठी व्यक्ति नहीं बनेगा, कोई संघर्षशील आदमी नहीं बनेगा, जिसको जनता के प्रति प्रेम होगा वो नहीं बनेगा, तो ये फैक्ट्री वगैरह और ये रोजगार आप भूल जाइए। अब चूंकि मैं ऐसी जगह से हूँ कि हमारा क्षेत्र बिल्कुल विकसित क्षेत्र है, फिर भी काम बेली लगा हुआ है, योजनाएं बेली आ रही हैं, जबकि सरकार में भी नहीं है माननीय जी, उसके बाद भी योजनाएं रामपुर खास में आ रही हैं। और जगह क्या हो गया बताइए, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की व्यवस्था है, उसके बाद भी क्यों नहीं ला पा रहे हैं लोग। एक संघर्ष, एक परिवार मानने का, अगर आपने क्षेत्र को परिवार मान लिया तो आप ये सोचेंगे कि हम अपने परिवार के लिए क्या कर दें, कितना काम कर दें। उसी तरह से जिसने क्षेत्र को परिवार माना, वो व्यक्ति विकास करेगा, वो प्रति व्यक्ति मिलने का प्रयास करेगा, वो हर घर जाकर दुख दर्द सुनने का प्रयास करेगा, वो सुख दुख में पहुंचेगा। लेकिन जिन्हें बताया मैंने कि टिकट बहुत अच्छी चीज है, टिकट पाते हैं लोग एकदम खुशी से फूले नहीं समाते कि मुझे टिकट मिल गया, भाजपा से मिल गया, सपा से मिल गया, बसपा से मिल गया, ठीक। लेकिन टिकट वाले अक्सर भाग जाते हैं लखनऊ। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। एक मैं ही ऐसा हूं, कह तो रहा हूं कि मेरे कर्मों को अगर देख रहे हैं, मैं 3 साल से चल रहा हूं, 5 साल पूरा चलूंगा, तो ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया जाता भाई? ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहिए। सर्वे कराएं, जांच कराएं कि पूरे 5 साल से क्षेत्र में कौन बना है। तो अगर मैं पूरे 3 साल से पीछे क्षेत्र में बना हूं और 2 साल बना रहने वाला हूं, तो 5 साल जो क्षेत्र में बना है, तो टिकट का अधिकारी तो वही हुआ। बिल्कुल। आप 5 साल से क्षेत्र में बने हुए हैं, 3 साल से पिछले 3 साल से विश्वनाथगंज क्षेत्र में बने हुए हैं जी। और विश्वनाथगंज क्षेत्र को बड़ी करीब से हम लोग भी देख रहे हैं एज ए मीडिया पर्सन। गांव-गांव जाते हैं, गलियों में जाते हैं, छोटी छोटी बाजारों में जाते हैं, बड़ी अव्यवस्था व्यक्तिगत रूप से हमें देखने को मिलती है। कहीं सड़कें टूटी हैं, नालियां बजबजा रही हैं, रास्ते पगडंडी बन चुके हैं। आप पूरी तरीके से विश्वनाथगंज के लिए समर्पित हैं जी, आप ऐसा कह रहे हैं जी। तो क्या रोड मैप है आपका कि अगर आप चुनकर आते हैं, विश्वनाथगंज की जनता आपको चुनती है, तो क्या रोड मैप है आपका विश्वनाथगंज को एक विकसित विधानसभा बनाने का?
भाई आप अभी आए होंगे तो आपने देखा होगा यहाँ, जी ठीक, जी। राजभवन में आपको साफ सफाई जो भी अच्छा बुरा जो भी आपने देखा होगा। तो मेरा तो सपना ही होता है कि हर व्यक्ति अपने घर दरवाजे सड़क नाली और हर जगह से मतलब एक अच्छा सा सुंदर सा व्यवस्था हो जाए। मैं तो इतना भी रखता हूं कि अगर कहीं अगर मैं बनता हूं तो कहीं पर अगर टूटा हुआ है, रोड टूटा हुआ है तो उसको मैं खड़े होकर तत्काल बनवाऊं। मेरी तो ये इच्छा है, मेरे अंदर ये भरा हुआ है कि वादा नहीं, जैसे मेरे यहाँ माननीय जी हैं वादे का काम नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ, और नेता हाँ हाँ चलो ठीक है देख लेंगे, ऐसा देख लेंगे वैसा देख लेंगे, लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है तो ठीक है, और गलत काम है तो नहीं गलत काम है। तो उसी तरह मेरा भी रहेगा कि मैं जो भी कर सकूंगा वो मैं करूंगा और वही कहूंगा जो मैं करूंगा। फाल्स बात नहीं रहेगी कि वादा कर दूं झूठी बात करूं, तो ये नहीं। राणा साहब, विश्वनाथगंज क्षेत्र में भगवान शनिदेव की एक बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है जी। आज भी उसका रास्ता बड़ा जर्जर है जी। जगह जब आप जाइए तो शाम के समय अंधेरा हो जाता है। अविकसित क्षेत्र का जो पर्याय होता है वो जगह बन के रह गई है। तो उस दिशा में उसको ख्याति दिलवाने की दिशा में, उसको देशव्यापी ख्याति दिलवाने की दिशा में आपने क्या सोचा है, क्या रोड मैप है? मैं शनिदेव से अटूट विश्वास शनिदेव भगवान में रखता हूँ और उनकी मैं पूजा भी करता हूँ। मैं दर्शन करने भी गया था और वहाँ पर मैंने देखा कि जो व्यवस्थाएं आप बता रहे हैं कि छप्पर ऊपर छोटे छोटे कर करके और थोड़ा एकांत में भी है, तो वहां पर प्रकाश की व्यवस्था तो पहला काम है, रोड होना पहला काम है, ठीक है, और तमाम सारी व्यवस्थाएं, पानी पीने की व्यवस्था और तमाम सारा मैंने वहां गया जब मैं, तो जैसे एक होता नहीं है कि अगर मैं होता हूँ या अभी तो यही है, अभी तो मैं चल रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। तो मैं वहां पे मुझे पुजारी जी मिले, उनके कमरे में मैं गया तो थोड़ा सा फर्श वगैरह ठीक नहीं था, तो मैं वहां उनसे बोला भी कि ठीक है मैं इसको ठीक करा देता हूँ, फर्श बनवा देता हूँ। तो उन्होंने कहा काली और सफेद टाइल्स शनिदेव के इसमें लगवाइए आप। तो वहां मुझे टाइल्स भी लगवाना है उनके कमरे में, और बाकी जो मैंने देखा कि रास्ता और सारी चीजें अच्छे तरीके से नहीं है। लगभग मुझे लगता है कि प्रतापगढ़ के सारे नेता शनिदेव धाम में जाते हैं। बिल्कुल, जो वहाँ के लोकल नेता हैं वो भी अपना जो क्षेत्र के नेता हैं और बाहर के भी नेता, जनता नेता अधिकारी तमाम तो इसमें देखिए अधिकारी तो कर सकता है क्योंकि उसे पूरे जिले का पावर है उसको, लेकिन अगर विश्वनाथगंज का विधायक चाहे कि वहां कुछ करे तो वो नहीं कर, जो भी होगा वो व्यक्तिगत होगा या करवाया जा सकता है। तो ये मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं से है, मैं वादा भी करके आया हूँ, उसको निभाना है। आपने मुझे याद दिलाया और मैं जब भी अभी जाता हूँ तो वहां पर मैं टाइल्स मैंने लगवाने को बोला है, वो मैं लगवाऊंगा, क्योंकि अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है मेरा शनिदेव भगवान में। राणा साहब, क्या होता है कि विश्वनाथगंज की अगर बात की जाए तो 2013 उपचुनाव से लेकर के अब तक विश्वनाथगंज विधानसभा सीट पर अपना दल का कब्जा है और ओबीसी समाज से ही विधायक होता है। क्योंकि आज की राजनीतिक परिदृश्य को अगर देखा जाए तो राजनीति जाति व्यवस्था के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जब आप सवर्ण समाज से आते हैं और विश्वनाथगंज विधानसभा जो कि ओबीसी बाहुल्य विधानसभा भी बनाई जा रही है, कहा जाता है उसको, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग है वहां पर चुनाव लड़ना, या कितने चैलेंजेस? अब ये जातिवाद की जो व्यवस्था है इसको तो आप भी सुनते आए होंगे कि जातिवाद कौन फैलाता है। मैं तो जातिवाद के बहुत खिलाफ व्यक्ति हूँ। मेरे पास चाहे ओबीसी समाज का व्यक्ति आए या एससी समाज का, एसटी समाज का व्यक्ति आए या कोई भी आए, मैं सबका बराबर सम्मान करता हूँ। चूंकि हमेशा हमारे लोगों के परिवार में, घर में ये परंपरा रही है। सबको मैं नहीं कह सकता, कुछ लोग हैं जो जातिवाद की बातें बोलते हैं, जातिवाद फैलाते हैं, लेकिन ना मेरा क्षेत्र, जिस क्षेत्र में मैं हूँ, इस क्षेत्र में कभी जातिवाद की बात की गई है। सबको समान सम्मान मिला है और ना मैं जातिवाद की बात करता हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर मैं जनता के बीच में जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा, उन्हें मैं बोलूंगा या बताऊंगा तो वो लोग मेरी बात को समझेंगे।
और जातिवाद में अगर आप देख रहे हैं कि इतनी जाति के लोग एक तरफ वोट दे रहे हैं और सामान्य जाति के लोग एक तरफ हैं, तो जातिवाद कौन फैला रहा है? आप बताएं मुझे। प्रदेश या मेरा आपसे प्रश्न है प्रदेश या कि अगर कहीं पर जैसे 2-3 बार से यहाँ विधायक और सांसद बने या और जगहों पे लोग बने हैं, तो जातिवाद को लेके कौन जा रहा है अपनी जाति की तरफ? छत्री जा रहा है, ये तो ब्राह्मण जा रहा है, कुरैशी पठान जा रहा है, बनिया जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो जातिवाद जिस जाति के ज्यादा विधायक, तो जातिवाद तो वही फैला रहा है। हम लोग जातिवाद कभी नहीं करते हैं। जिस तरीके से पीडीए का नारा प्रदेश में बुलंद किया जाता है जी, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अब ये उनकी सोच है, उनकी पार्टी है, उनकी सोच है, उनकी सोच का सम्मान है। वो भाई मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं? लेकिन वो हम तो विधायक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन वो पीडीए तो अफेक्टेड होगा ना आपके विधानसभा क्षेत्र में? नहीं, मेरे विधानसभा में मेरे कर्म इफेक्ट डालेंगे। हाँ, पूछूंगा लोगों से ना कि 3 साल से मैं हूँ, 5 साल से मैं हूँ, दौड़ रहा हूँ, तो क्यों जातिवाद की तरफ भागते हो भाई? कर्म की तरफ चलो। हर बार वोट दे के कहते हो कि हम तो ठग गए, हमारा तो विधायक सुन नहीं रहा है, हमारा तो कोई काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी बातें ना हो, इसलिए मुझे चुने आप ये भरोसा दिलाते जो कर्म कर रहा हो उसको चुने। एक मजदूर अगर दिन भर मजदूरी करे आपके यहाँ और शाम को उसको आप भगा दें, मजदूरी न दें, तो कैसे लगेगा? बिल्कुल बुरा लगेगा। तो अगर 5 साल से मजदूरी मैं करूंगा, मैं कर रहा हूं 3 सालों से, तो किसको मजदूरी मिलना चाहिए? आप बताएं। और जो क्या कर्म ही नहीं कर रहा है, बिना कर्म वाले को आप फर्जी 10,000 रुपए गड्डी जेब में डाल दोगे तो क्या क्या करेगा दिन भर में? फालतू काम करेगा। तो जो मेहनत किया है, वोट की कद्र उसको होगी आपके। बिल्कुल। और जो टिकट लेके आया है, जो मोटा वो दे के आया है, उसको जो है आपके वोट की कद्र नहीं होगी, आपकी कद्र नहीं होगी। कद्र मुझे है, चूंकि मैं घर घर दरवाजे दरवाजे टहला हूं, एक एक गली कूचा टहला हूं, एक एक छपरा नगरा में टहला हूं, बैठा हूं लोगों के यहाँ, पानी पिया है मैंने गिलास। तो मुझे दर्द है, प्रेम है उन लोगों से जो उनकी आशा है। और मैं तो चुनाव में आ गया हूं, मैं लड़ूंगा, टिकट मिले तो भी, ना मिले तो भी, इसलिए कि पीठ दिखाना हम नहीं जानते हैं, परिणाम देखेंगे। लड़ाई होगी, युद्ध होगा, जो भी परिणाम आएगा उसको हम स्वीकार करेंगे। राणा साहब, हम जब आपके इंटरव्यू के लिए आ रहे थे तो विश्वनाथगंज क्षेत्र के कुछ युवाओं का हमने प्रश्न लिया, तो उन युवाओं ने हमको बताया कि साहब विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य महकमे जो हैं उनकी स्थिति बड़ी जर्जर है। तो राणा साहब से आप पूछिएगा कि अगर वो चुनकर आते हैं तो इस महकमे को बेहतर बनाने की दिशा में क्या कदम उठाएंगे और कब तक ये बेहतर बनाया जा सकेगा? भाई, कोई चीज जादू है नहीं। तो मैं इस स्वास्थ्य विभाग के विषय में अभी मैं कल ही शाम को बैठा था गजराई में, सामने स्वास्थ्य विभाग का हॉस्पिटल मतलब है, तो वहां पर चर्चा होने लगी। तो मैंने कहा कि अगर मैं होता हूं तो पहला काम मैं करूंगा कि हर CSC PSC जो भी हॉस्पिटल्स हैं, जो भी हैं, तो सारे में डॉक्टर्स अपने समय से आए। पहला काम। दूसरा काम, कोई भी अगर मरीज आता है तो उसे सप्रेम, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको हाथों हाथ लेते हैं, उसी तरह सरकारी में भी होना चाहिए। नहीं कि मरीज पड़े हैं किनारे, आप अपने कुर्सी पे बैठे हैं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तीसरी बात कि हॉस्पिटल अगर है, दवाओं की सुविधा है, तो दवा सारी की सारी उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कोई भी मरीज या कोई भी गरीब दवा से और डॉक्टर से वंचित ना रह जाए। यही 2 चीज हो जाए, बढ़िया हो जाएगा। डॉक्टर समय से बैठे और उनको दवा पर्याप्त जो सरकारी होती है, कम पैसे वाली या निःशुल्क दवाएं उनको मिले, तो मरीज एकदम बहुत ही उसको सुख मिलेगा और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं इस विषय में काम करूंगा तत्काल अगर मैं बनता हूँ। राणा साहब, जब हम आपके विषय में रिसर्च कर रहे थे तो हमने एक चीज देखा कि आप स्कूलों में जाकर के बच्चों को बैग वितरण और तमाम शिक्षण सामग्रियां वितरित कर रहे थे। तो हमारे मन में ये सवाल आया कि अमूमन नेता जो होते हैं वो वोटर्स को टारगेट करते हैं जी। ये कैसे नेता हैं जो बच्चों को बैग दे रहे हैं, शिक्षण सामग्री दे रहे हैं, पेन पेंसिल दे रहे हैं? तो इसके पीछे आपका क्या तात्पर्य है? इसके पीछे हम एक दिन जा रहे थे रास्ते से, तो 5, 7, 10 बच्चे ऐसे जा रहे थे रास्ते
और कुछ बच्चों के पास बैग था, कुछ के पास पॉलीथीन झिल्ली में लिए थे अपना कॉपी किताब। तो एक बच्चे का झिल्ली ऐसे फट गया नीचे से, पूरे कॉपी किताब उसके बिखर गए। तो इस पर मुझे सोच आया कि देखिए बच्चे ले जा रहे हैं और इनका कॉपी किताब बिखर गया, तो मेरे दिमाग में आया कि कुछ इसके लिए व्यवस्था करते हैं, कैसे क्या होगा, कैसे हम करेंगे। तो मेरे दिमाग में वही एक बात पिन कर गई और फिर मैंने बिल्कुल शुरू कर दिया एक तरफ से बैग वितरण पूरे स्कूल में। लगभग कहीं बाकी होगा बीच बीच में जहां मैं नहीं पहुंचा हूं, नहीं तो लगभग विद्यालयों में मैंने बैग वितरण किया हुआ बच्चों को। और जो उनके चेहरे पर बैग देने से एक मुस्कान आती है, बैग को उलट पलट के देखने लगते हैं और उसको अंदर भी खोल के तुरंत चैन खोलते हैं, देखते हैं, तो ये सब देख करके बड़ा सुख मिलता है। और कहीं ना कहीं धर्म पुण्य भी अगर हम उसमें है तो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। तो ये मुझे लगता है कि जरूर मुझे कहीं ना कहीं से ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी या प्राप्त है। अगर मैं सेवा करने लायक हूँ तो कहीं ना कहीं से ईश्वर की कृपा प्राप्त है। नहीं तो कितने लोग पैसे रख करके क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आप तो जानते हैं कि लोग व्यसन में पैसे उड़ा रहे हैं, लोग गलत कामों में अपना रवैया अपना रहे हैं। हम लोग हैं कि बिल्कुल सच्चाई के रास्ते पे। जैसे मेरे बाबा, मेरे पिता, सब लोगों को देख करके प्रेरणा स्रोत, हमारे माननीय जी प्रेरणा स्रोत कि कोई भी अपने आप से नहीं करना है। अगर कोई बहुत कर ही रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अपनी तरफ से हम बिल्कुल हाथ जोड़ करके और विनती प्रार्थी रहते हैं कि कभी हमसे कोई शब्द गलत ना निकल जाए, इसीलिए हम ऐसा ही चाहते हैं कि बिल्कुल सत्य पे हम चलें। हमने एक चीज और देखा राणा साहब की होली, दिवाली या तीज त्योहार जो होते हैं लोग अपने घर पे मनाते हैं, परिवारजनों के साथ मनाते हैं। आप क्षेत्र पहुंच जाते हैं, आप जनता के बीच पहुंच जाते हैं। तो इसके पीछे का क्या तात्पर्य है कि क्या सिर्फ जनता को टारगेट करने जाते हैं वोट के लिए, या कुछ और आपकी विचारधारा या उनको अपने परिवार में नहीं, वोट के अभी तक आप सोच लीजिए, मैंने एक जगह भी लोग बोल जाते हैं कि 247 प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ने आए हैं, ये करने आए हैं, वो करने आए हैं, लेकिन मैंने एक भी स्कूल में मैंने इतने बैग बांटे हैं, कहीं भी मैंने अपना ना पंपलेट, ना पोस्टर, ना कोच, ना कुछ, मैंने कहीं भी नहीं उसको सम्मिलित किया है। ठीक है, मास्टर, प्रबंधक, प्रधानाध्यापक जो भी रहते हैं उनसे मेरी बात अलग से भले हो जाए, और मैंने अभी तक वोट की चर्चा ही नहीं किया। सही बात तो ये है। तो जनता के बीच आप त्योहारों में केवल प्रेम। मैं पूरे नवरात्रि गया, कहीं भाषण में बता दें आप, मेरे भाषण निकाल लीजिए, कहीं हो जाए कि मैं वोट मांग रहा हूँ 247 से मैं प्रत्याशी हूँ। लोग बोल जाते हैं, जो लोग संचालन करते हैं वो बोलते हैं, मैंने नहीं बोला कि भगवान के काम में गया हूं तो भगवान का काम करता हूं, शिक्षा के काम में गया हूं तो शिक्षा का काम करता हूं। ठीक, जब हमारी चुनावी मीटिंग शुरू हो जाएंगी, जब उसमें बैनर लगेगा, पोस्टर लगेगा, तब मैं विषय में बोलूंगा। और लोग जानने को तो सब जानते ही हैं। तो बहुत ज्यादा वोट का विषय लेकर के मैं तिथि, त्योहार, दुख, दर्द या शिक्षा में नहीं जाता। मैं अपने व्यक्तिगत पुण्य, अपना धर्म करने जाता हूं। बाकी पुण्य और धर्म करेंगे तो ईश्वर है, जनता है, जनता भी ईश्वर का रूप है, बच्चे भी ईश्वर का रूप है। तो कहीं ना कहीं से मुझे ईश्वर का और जनता का, बच्चों का आशीर्वाद मिलेगा, कहीं ना कहीं से प्रेम मिलेगा, तो वो सब ईश्वर सही करेगा। होली, दिवाली ऐसे त्योहार होते हैं जो परिवार के साथ मनाए जाते हैं। आप जनता के बीच पहुंच जा रहे हैं, विश्वनाथगंज पहुंच जा रहे हैं, तो परिवार में आक्रोश नहीं होता कि साहब? जब परिवार हमने मान लिया विश्वनाथगंज को भी हमारा परिवार है, तो हमारा परिवार और वो परिवार सब एक ही परिवार तो हुआ। तो जब परिवार है तो उसमें अपना परिवार और दूसरा परिवार कहाँ आ गया? वो तो परिवार है। तो मैं तो परिवार समझ के जाता हूँ। आप परिवार समझ कर जा रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में बड़ी चर्चाएं होती हैं जी, और अब तक क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में कोई दूसरा दिख नहीं रहा है जी, ग्राउंड पे उतरा हुआ। तो इसको लेकर आप जनता को क्या बताना चाहेंगे? जनता को मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर मैंने आपके बीच में मैं रहा हूं, आपके बीच में मैं संघर्ष किया हूं, आपके बीच में मैं परिवार के तरह हूं, आपके घर दरवाजे में पहुंच रहा हूं, आपके सुख दुख में मैं पहुंच रहा हूं, तो आप मेरा सहयोग करें, मेरा साथ दें। आपको विश्वास करना चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि मैंने चुन दिया, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, मुलाकात नहीं है, कभी मैंने देखा नहीं है, तो अगर आप ऐसा चुनते हैं कि आपने कभी देखा नहीं है, तो कम से कम ऐसा चुनिए कि जिसको आप देख रहे हैं। बराबर हर रोड पर किठावर हो
कंजास हो, सिंगनी हो, पहाड़पुर हो, सगरा हो, रानीगंज हो, मोहनगंज हो, उधर सड़वा चंदिका की तरफ से हो, इधर रायतारा हो, उधर गुड़रू हो, पल्हान हो, उधर क्या कहते हैं विश्वनाथगंज हो, कहीं भी कोई काछा, सुकुलपुर, शमशेरगंज, जो भी क्षेत्र हमारे चमरूपुर, सुकलान, मतलब जो भी क्षेत्र में पूरा हम निकलते हैं जाते हैं तो सब लोग कम से कम देख तो रहे हैं। जो कहते हैं कि मैंने चुन दिया है, देखा नहीं है, तो कम से कम मुझे देख रहे हो तो मेरे ऊपर प्रेम बरसाओ, मेरे ऊपर अपना वोट बरसाओ, जो भी करना है आप करो मेरे ऊपर, जिसको आप देख रहे हो आपके बीच में चल रहा है। और खुद वो लोग कहते हैं कि भैया आज तक मैंने देखा नहीं है, तो मैंने देखा नहीं है, तो अब जिसको देख रहे हो उसको करो, बिल्कुल विश्वास करो। तो ये है। राणा साहब, आप क्षेत्र में बने हुए हैं, गांव-गांव टहल रहे हैं। हम भी पत्रकारिता के रूप में या पत्रकार के रूप में गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, तो एक बड़ी अव्यवस्था या एक बड़ी तकलीफ होती है जब हम ये देखते हैं कि युवा आजकल नशे की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। आप एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपकी बातें एक पूरा समाज सुनता है, तो आप युवाओं को क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने मेरा भाषण जैसे मैं जाता हूँ कहीं बोलता हूँ, आपने सुना हो या ना सुना हो, ना सुना हो तो थोड़ा सा रील हमारी लेकर के, नहीं बिल्कुल आपके प्रॉपर रिसर्च करके आए और सुन लीजिए कि मैं नशे पे मतलब जरूर बोलता हूँ। कोई अगर उस तरह की मीटिंग होती है तो मैं 2-4 मिनट नशे पर बोलता हूँ कि आज हमारा समाज नशे की वजह से गलत दिशा में मुड़ गया है। हमारा देश संस्कृति और संस्कार का देश है। अभी आपने महाकुंभ में देखा कि पूरा समझिए कि एक एक देश की आबादी से ज्यादा, बिल्कुल एक एक देश की आबादी से ज्यादा हमारे यहाँ संस्कृति और संस्कार की वजह से पूरे भारत से, विश्व से लोग आए। बिल्कुल आए। तो हमारी संस्कृति और संस्कार कभी भी नशे की ओर नहीं थी। बिल्कुल। ये दौर जो आया है बीच वाला, थोड़ा सा लोगों के पास पैसा आया, और पैसा आता है तो जो धर्मवान व्यक्ति होता है वो सही दिशा में मुड़ जाता है, और जो धर्म नहीं करता है वो गलत दिशा में मुड़ जाता है। तो हमारे जब परिवार के जैसे पिता हैं, बाबा हैं, अगर वो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत नशे में है तो निश्चित ही नाती जो है वो जाएगा उसमें। हमारा तो देखिए परिवार, मेरे बाबा जी फौज में रहे, उनको लोग पुजारी जी कहते थे, इतनी पूजा वहां फौज में करते थे, वहां पर उन्होंने नशा और कोई चीज नहीं खाया पिया। मेरे पिताजी हैं, वो भी किसी प्रकार का नशा पत्ती नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, किसी प्रकार मैं कुछ भी जानता नहीं हूँ। तो हमारी 4 पीढ़ियां 5 पीढ़ियां तो सब बहुत नशे से मुक्त हैं। तो इसीलिए मैं बोलने लायक हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं कि वो खुद नशा करते हैं और दूसरे को बताते हैं कि मत करो। बिल्कुल। तो वो पूछ लेगा बच्चा आपसे कि आप तो खुद करते हो। तो हम लोग बताने लायक, हम लोग बताते हैं, समाज में जाते हैं, मैं स्कूलों में जाता हूँ तो बच्चों को कहता हूँ, पूछता हूँ कितने लोग अपने माता पिता का पैर छूते हो, खड़े हो? तो कोई झूठ में भी बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ प्रिंसिपल साहब से कि आप जरा इनके घर फोन लगाइए कि ये पैर छूते हैं, फोन लगाओ, इनका क्या नाम है? तो बैठ जाता है बच्चा। तो मैं ये भी देता हूँ कि संस्कार में पहला काम है कि माता पिता का पैर छुओ, गुरु का आदर सम्मान करो, उनका पैर छुओ, जो समाज के बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करो, जिससे हमारे समाज की नींव अच्छी तरीके से पड़े और आगे तक जाए। तो मैं हमेशा ये बात, निश्चित आपने कहा तो मुझे याद आ गया कि हर मीटिंग में नशे की बात करता हूं। मैं स्कूलों में मैं संस्कार और सभ्यता की बात करता हूं बच्चों से। राणा साहब, हम हर इंटरव्यू में एक रैपिड फायर राउंड करते हैं जिसमें हम एक नाम लेंगे, उसके विषय में आपको एक लाइन में बताना होगा, क्या जवाब देना होगा। जो भी आपके मन में उस नाम को लेकर, उस व्यक्ति को लेकर, उस स्थान को लेकर जो भी आपके मन में हो, एक लाइन में आप जवाब दीजिएगा। तो ये रैपिड फायर राउंड हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रमोद तिवारी जी। प्रमोद तिवारी जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं और बहुत ही समझिए कि राजनीति के पुरोधा हैं। और सबसे बड़ा जो मैंने देखा कि वो एक कर्म योद्धा है। माने वो अपने कर्म में ही विश्वास रखते हैं, और आज उनका दुनिया कुछ कहे, ऐसा कहिए वैसा कहिए, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि उनके कर्म
ही उन्हें ये आज तक यहाँ 9 बार विधायक और उसके बाद माननीय विधायिका आराधना मिश्रा मोना जी कर्म इतने उम्र हो गई है, उसके बाद भी इधर से आना, इधर से जाना, इधर से जाना, उधर से आना, मतलब उनका दौरा निरंतर चल रहा है। मैं ये भी कह सकता हूं कि कोई ऐसा दूसरा सानी नहीं है जो इतना चलता हो, और उनके चलने से हम लोगों को प्रेरणा मिली जी। तो हम लोग तो भाई प्रेरणा पे हैं। और 2 बातें मुझे नेताजी ने बताई थी और उन्हीं 2 बातों पर मैं निकल पड़ा जी, चल पड़ा। और उस बात को नेताजी बखूबी जानते भी हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तो अगर उन्होंने कह दिया तो समझ लिए कि सब ने कह दिया। फिर एक मेहनत करने वाला व्यक्ति क्या कहें, व्यक्तित्व तो कहें, कहा कि मेहनत कर रहे हो, तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा वो पल था जब उन्होंने कहा। राजा रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, हमारे जिले की क्या कहिए, प्रदेश की क्या कहिए, और मैं तो समझूंगा कि पूरे देश में वो एक गौरव का विषय है। और मेरी शुभकामना है कि उनका गौरव बढ़ता रहे, उनका सम्मान बढ़ता रहे। जीतलाल पटेल विधायक विश्वनाथगंज। जीतलाल पटेल के बारे में बहुत कुछ मैं नहीं कहना चाहता हूं, बस इतना कहना चाहता हूं कि वो बन गए हैं विधायक और उसको वो भी अपने काम को निभाए हो, बस। राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, वो वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, अच्छी पारी उन्होंने राजनीति में खेली है। हम लोग उनका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अगर अच्छे मुख्यमंत्री ना होते तो ये कैसे 2-3 बार या जो भी चल रहा है अच्छे अपना मतों से हुए हैं। और कार्य क्षेत्र ठीक है, बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ कार्य हैं जिससे जनता परेशान है और सभी लोग उससे परेशान हैं। उसका कोई विकल्प इन्होंने नहीं सोचा, घोषणा कर दी। जैसे जानवरों से सब बहुत परेशान है, पूरा क्षेत्र। बताइए, हम लोग खेतों में शाम को जाते थे कि चलो खेत घूम लेते हैं, आज खेत में आप जा नहीं सकते, बाड़े लगे हुए, पाकिस्तान का बॉर्डर समझिए पूरा। बिल्कुल। करंट भी लगा हुआ है, कोई मर भी जाता है, ज्यादा पकड़ ले तो मर भी जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा गौशालाओं पे वो ध्यान दें। अब उनको मैं नहीं कह सकता, वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो मैं उन्हें बहुत सलाह नहीं दे सकता, लेकिन अपनी बात में जो प्रजातंत्र है तो मैं रख सकता हूँ। बिल्कुल। तो गौशालाओं की अच्छी दशा नहीं है, और अगर हर गांव में गौशालाएं बन जाए तो ये बाड़ा और तार, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। रात भर किसान जाग करके अपने खेत रखा रहा है और दिन भर वो सोता है। बिल्कुल। सर, कैमरे के माध्यम से आप विश्वनाथगंज की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? विश्वनाथगंज की जनता को मैं कहना चाहूंगा कि आपको एक कर्मठ, संघर्षशील और मेहनती व्यक्ति मिला हुआ है। और मेहनत मैं कर रहा हूं, ये केवल मैं कैमरे के सामने नहीं कह रहा हूं, आपको दिख रहा होगा कि मैं मेहनत कर रहा हूं। मैं हर एक सड़क, हर एक गली, हर एक कूचा, हर एक दुख दर्द सुख, हर जगह मैं पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। होली, दिवाली, नवरात्रि, हर एक त्योहार पर मैं जाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी जन्माष्टमी थी, मैं बहुत सारी जगह पे गया। 15 अगस्त में मैं बहुत सारी जगह पे गया। तो एक निष्ठा कर्मवान व्यक्ति आपको मिला हुआ है। आप सभी विश्वनाथगंज की जनता से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है, मेरा कहना है कि फिर मत ठग जाना, एक बार विश्वास करके देखना कि आपको लगे कि हाँ, आपकी बार हमने सही जगह वोट कर दिया है और सही प्रत्याशी को चुन लिया है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत शुभकामनाएं, सभी जनता को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप थे हमारे साथ मेढ़ावा राजभवन के राजा राणा सूबेदार सिंह जी। ऐसे ही प्रतापगढ़ की तमाम विख्यात व्यक्तियों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे और तमाम प्रतापगढ़ की जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, अपना कीमती